हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। वीडियो का टाइटल देख के आप तो समझ चुके हो कि वीडियो इज़ अबाउट कि हम फेल क्यों हो रहे हैं प्रीलिम्स में। इवन कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं जितना कि कोई और भी नहीं कर रहा, फिर भी हम प्रीलिम्स में फ़ेल हो जा रहे हैं। क्यों? ये कुछ मेरी समझ से जितना मेरे को लगता है वो है, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट योर सजेशन दैट कि आपको क्या लगता है। तो पहले आपको मेरी कुछ बातों से एग्री करना पड़ेगा। पहली बात, प्रीलिम्स टफ बन रहा है और डाइसी बन रहा है इन द नेचर। सेकंड, सी सेट टफर बन रहा है और वर्किंग एज एलिमिनेटर काम कर रहा है, नॉट जस्ट एज क्वालिफाइंग पेपर। और तीसरा, कुछ चीज़ें यूपीएससी गलत कर रहा है, यूपीएससी कुछ क्वेश्चन को लीड कर रहा है और सम क्वेश्चन यूपीएससी गिविंग रॉन्ग आंसर। ओके, तो ये पूरा ओवरऑल 10 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है हमारी आंसर की में। इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें करना चाहिए कि 110 प्लस हम स्कोर करें इन द जीएस और सी सेट में स्कोर करें 90 प्लस। पर ये टफ़ बन जा रहा है, इतना करना टफ़ बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्लेन्स बन रहा है टफ़। ये इशू है, ये एक लूप बन रहा है और हम इस लूप में घूम के फेल हो जा रहे हैं। बस प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं ना, वो 2020 और 2022 वाली कर रही हैं, जबकि एग्ज़ाम ने खुद को इवॉल्व किया है और एग्ज़ाम टफ बन चुका है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप ये क्वेश्चन देखो। दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम 2022 पेपर कि विद रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, आरबीआई इज़ लाइकली टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिंपल सी स्टेटमेंट है, हर नोट्स में कवर है। अगर आपने ये पढ़ा है, ये सही है या गलत है, आप इसको यहाँ से एलिमिनेट करके आंसर पे पहुँच सकते हो। दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन। 2025 का क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई। सिंपल, कोचिंग वाले भी अभी तक इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी कन्फ्यूज में। पर जहाँ से मैंने पढ़ा था मृणाल सर के नोट्स में, मैंने ये पढ़ा था कि जो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स है, ये भी उसमें काउंट होती है आरबीआई के इनकम सोर्स में। पर कई जगहों से बात में अभी आंसर की में दिस इज डिस्क्रिपेंसी है कि कोई कह रहा है ये आंसर नहीं है, तो दो आंसर हैं इसके, 1 एंड 2 एंड 1 2 एंड 5। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी 2025 का है। कुछ डेटा दिया है, ऐसा आज तक कभी नहीं पूछा। कुछ डेटा दिया है, फिर 3 स्टेटमेंट दिया है कि बताओ रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, तब करने चाहिए। और स्टेटमेंट ऐसी है, इसका आंसर डी है। अगर आंसर डी है तो इट मीन्स ये और टफ बन जाता है, क्योंकि आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आपको सबको निकाल के आंसर निकालना पड़ेगा कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। और ऐसा एक क्वेश्चन और था, लेवल ऑफ टफनेस इंक्रीजिंग। सेकेंड क्वेश्चन देखो, पॉलिटी से रिलेट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, सिंपल से स्टेटमेंट पढ़ो यहाँ पे आप। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसको एलिमिनेट करो, आंसर शुड बी 1 to 4 या 1 2, यू आर रीचिंग 50-50। देन आप यहाँ से पढ़ो, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हाँ भाई, पार्लियामेंट के पास ही तो पावर होगी, तो आंसर विल बी। ये हमने पढ़ा भी नहीं। यहाँ देखो 2025 में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, ये कुछ लाइनें दी हैं, पूरा फैक्चुअल नॉलेज है, आपको आंसर निकालना है इससे। आप आंसर देख लेना है इसका, मैं आपको बस टफनेस की बात बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए बिल अमेंडिंग द, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पता है ये कि नहीं होती है इसमें, वो बस मनी बिल और उसमें होती है। तो हम 1 को एलिमिनेट करके आंसर सिंपल आ जाएगा। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन देखो आप, पॉलिटी का, यहाँ लोकपाल से पूछा है और ऑप्शन देखो यहाँ, और जबकि इसका आंसर ये है ए, ओनली थर्ड। और थर्ड स्टेटमेंट एक बार पढ़ के देखो, द चेयर पर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स of the age on the date of assuming office at the chairperson or member as the case may be। इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर ओनली 3 है, टफनेस इंक्रीज हुआ है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी पॉलिटी का है, आप कर लोगे, इसे पढ़ के देखना, ये भी पॉलिटी का आप कर लोगे और इनसे इनका कंपैरिजन करना। ओके, इससे इसका कंपैरिजन करना इस क्वेश्चन से। अब देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। पढ़ो इसको, आंसर आप लगा लोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ क्वेश्चन छूट गया,
इसको यहाँ पे लाओ 1 मिनट। ये देखो ज्योग्राफी का इस टाइम का क्वेश्चन। इन द जनवरी in the northern hemisphere, the isotherm bend equatorwards while crossing the landmass and polewards while crossing the ocean. Statement 1. Statement 2. In January, the air over the ocean is warmer than the over the landmass in the northern hemisphere. अब बताना है इनको पढ़ के स्टेटमेंट और दर्शन में कि सही है, डिफाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेवल ऑफ टफनेस इंक्रीजिंग। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देखो, क्रिप्स मिशन पे पहुंचा है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। हमें पता था एक जगह इलेक्शन था, एक जगह नॉमिनेशन होता, हम इसको डिलीट करके आंसर यू रीच आंसर इजीली। यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद रिगार्ड ऑफ NCM NCP नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। पढ़ो इसको और आंसर देखो फिर नीचे ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। लेवल ऑफ टफनेस इंक्रीजिंग। ओके, इन्वायरमेंट में सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर भी पता होगा इसका। यहाँ क्वेश्चन देखो इन्वायरमेंट के, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्टेड देयर शिफ्ट ऑफ टेकिंग प्लेस ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। ओके, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, फिर इनको पढ़ो और आंसर मारो। पेपर टफ भी बन रहा है, पेपर लेंथी भी बन रहा है, और पेपर नीड मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और 2 क्वेश्चन इस बार इस बोर्ड के इंट्रोड्यूस किए, पहले भी पूछता था पर इस बार 2 पूछे। पहला क्वेश्चन फ्रॉम द खो खो, सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम द चेस। और ये पढ़ के कोई नहीं जाता है जो तैयारी करके जाते हैं, तो इसलिए हम, ये सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि मेरे से आप एग्री कर पाओ कि प्रीलिम्स भाई टफ बन रहा है, डाइसी बन रहा है, और प्रीलिम्स ऐसा बन रहा है जहाँ हमें मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए हमें ज़्यादा, और हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं 2020 एंड 22 वाली, जो 2025 में काम नहीं करने वाली है। सिंपल सी बात, क्योंकि पेपर ने खुद को इवॉल्व किया है क्वेश्चन के थ्रू भी और ऑप्शन के थ्रू भी, तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ काम कर ही नहीं सकती है। अब सेकंड देखो आप, सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, कुछ कैटेगरी हैं स्टूडेंट की। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिनका GS भी क्लियर है, CSET भी क्लियर है, बट वो बॉर्डर लाइन पे। ओके, सेकंड कैटेगरी GS क्लियर है पर CSET क्लियर नहीं है। थर्ड कैटेगरी GS क्लियर नहीं है पर CSET क्लियर है। फोर्थ कैटेगरी GS भी क्लियर नहीं है, CSET भी क्लियर नहीं है। फिफ्थ कैटेगरी GS में 105 प्लस हैं और CSET में 90 प्लस हैं। इन्हीं का नाम लिस्ट में आ रहा है। यहाँ पूरा लक चल रहा है, क्यों? क्योंकि आंसर डिस्क्रिपेंसी है, और जो हम लोग हैं ना, जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है जिनके अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो सीरियस लोग हैं, वो इसी कैटेगरी में बिलोंग्स कर रही है। क्यों ये कैटेगरी हमें सिलेक्शन क्यों नहीं दिलवा पा रही है? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को आप थोड़ा इमेजिन करो। देखो, कोई एक बंदा है, उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, पहले उसने मेंस के लिए पढ़ा, फिर प्री के लिए पढ़ा, अटेम्प्ट देने गया। पास वालों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ वो बंदा फेल हो गया। 2 बंदे हैं, ठीक है, वो बंदे हो गए फेल। एक कैटेगरी 1 है, फेल हुआ, एक कैटेगरी 2 है, फेल हुआ। कैटेगरी 1 वाले ने क्या किया, मैं प्रीलिम्स हुआ, फेल हो गया बंदा, लेट्स चेंज करता हूँ कलर, वेट, फेल हो गया बंदा। अब इसने क्या किया कि ये बंदा फेल हो गया, इसने क्या किया, मेंस पढ़ा दिसंबर तक, ठीक है, फिर जनवरी से प्रीलिम्स की फिर से तैयारी चालू करी, सेकंड अटेम्प्ट दिया, यहाँ पे भी प्री फेल कर गया। बताऊँगा क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर नेक्स्ट ऐसे ही लूप में घूमेगा, मेंस करेगा, प्री करेगा, फेल हो जाएगा, मेंस करेगा, प्री करेगा, फेल हो जाएगा। सिंपल सी। यहाँ पे एक सेकंड कैटेगरी भी आई, उसने भी यहाँ पे पेपर दिया इसके साथ, वो फेल हो गया, पर उसको क्या लगा कि यार मैंने मेंस तो तो पहले पढ़ चुका हूँ मैं, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं प्री में फेल हो गया तो प्री पे थोड़ा फोकस करता हूँ। उसने यहाँ से प्री का चालू करा, साल भर प्री के लिए पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, 120 मार्क्स टारगेट करे, अटेम्प्ट दिया, पास हो गया, मेंस लिख रहा है। सिंपल सी बात यही है। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में डिफरेंस यही है। आपको इशू अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? इशू ये है कि प्रीलिम्स में फेल होने के बाद भी हम पढ़ रहे हैं मेंस का।
जिसके पीछे यूट्यूब वाले लॉजिक क्या दे रहे हैं कि भाई जो रैंक आती है ना, वो रैंक आती है दो चीज़ से, एक तो मेंस के मार्क्स से, दूसरे इंटरव्यू के मार्क्स से। प्रीलिम्स तो कभी ना कभी क्लियर हो जाएगा, पर मेंस में जितना मेहनत करोगे उतना दिखेगा। पर इंटरव्यू, पर मेरे भाई मेंस तभी तो लिखोगे जब प्री क्वालिफाई करोगे। और प्रीलिम्स टफ बन चुका है। प्रीलिम्स अब ऐसा नहीं है कि बस क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स टफर बन चुका है, बहुत टफ बन चुका है, जो जहाँ की लक भी चल रहा है और बहुत चीज़ें चल रही हैं। तो हमें प्रीलिम्स, अगर हम प्रीलिम्स में फेल हो गए तो हमें प्रीलिम्स पे फोकस करेगा। ये मेंस, रैंक, यूट्यूब की मिस गाइडेंस, इससे दूर हट के आज भी जितने लोग प्री में फेल करे होंगे ना, इस बार बॉर्डर लाइन पे होंगे, कहीं भी होंगे, सब मेंस का पढ़ रहे होंगे अपना वही ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे। तो भाई तुमने लास्ट साल क्या किया? लास्ट ईयर भी तो तुमने यही पढ़ा, ऑप्शनल, ऐसे, एथिक्स। कितना पढ़ोगे इसे जब इसको लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना केस लेता हूँ आपके साथ। देखो मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ द माई, ये आंसर मैंने लिखे हैं, ठीक है। बहुत सारे आंसर हैं इसमें, दिख नहीं रहे हैं पर बहुत सारा बड़ा बंडल है जो सारे आंसर मैंने लिखे हैं पिछले साल, पिछले साल के पिछले साल, मतलब लास्ट ईयर के भी लास्ट ईयर। जिनके साथ मैंने ये लिखे थे उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उनकी रैंक आ चुकी है और वो सर्विस इन्जॉय कर रहे हैं, मेरा प्री फेल कर गया मैं। ये मेरे GS4 के नोट्स हैं, एथिक्स के, अच्छे से बना रखे हैं। मैं चाहूँ तो अभी एक दिन में एथिक्स रिवाइज करके उसके आंसर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर इतनी होल्ड कर चुका हूँ अभी। पर फ़ायदा क्या, क्या करूँ मैं इसका? प्रीलिम्स तो क्वालिफाई नहीं हुआ ना, प्रीलिम्स पे टफ बन चुका है, ये एविडेंस भी दिखा चुका हूँ मैं आपको। अब देखो, और हवा की बात नहीं है। पहला एग्जाम्पल, दिस ईयर रैंक 1 शक्ति दुबे मैम, शक्ति दुबे मैम है ना, उनका 3 टाइम्स प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, उन्होंने भी मेंस के लिए पढ़ा था। पर आप उनकी सुनना इंटरव्यू, जब 3 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ ना, तो उन्होंने पूरे 1 साल भर प्रीलिम्स की तैयारी करी कि क्यों नहीं हो रहा है, बस प्रीलिम्स क्लियर करवा दो एक बार, ठीक है। सेकेंड, रैंक 671 2024, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, उन मैम का भी 4 टाइम प्री क्लियर नहीं हुआ था, पर 5th टाइम उन्होंने पूरे साल भर प्री के लिए पढ़ा और क्लियर करके रैंक आई। रैंक आई सही बात है, मेंस के लिए पढ़ा था उसका मिला, पर भाई पहले प्री के लिए पढ़ा, उस लूप से बाहर निकले, मेंस प्री, मेंस प्री, मेंस प्री, पहले एक चीज़ तो हो। अब 2 बंदे में अज्यूम करता हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ एक अज्यूम करना, बंदा 1 है, बंदा 2 है। इस बंदे को कुछ नहीं पता मेंस का, ठीक है, इसने प्री के लिए पढ़ा साल भर, गया बंदा पेपर देने, प्रीलिम्स पास कर गया क्योंकि पढ़ा था उसने अच्छे से। मेंस लिखा, 3 महीने में क्या ही पढ़ पाएगा, या तो पास हो गया, पर मैं मान रहा हूँ फेल हो गया, ठीक है, ये बंदा हो गया फेल। फिर इसको प्री का पढ़ना है, पर प्रीलिम्स में इसने ऐसा होल्ड कर चुका है कि अगर यहाँ पास हो चुका है पूरे साल पर तो यहाँ पर भी पास हो चुका है, तो इस बीच में किसके लिए पढ़ेगा? मेंस के लिए। या तो ये बंदा 1 साल का गैप लेके मेंस के लिए पढ़ेगा, प्री देगा, प्री इसका रोकेगा नहीं क्योंकि इसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। फिर मेंस लिखेगा, इंटरव्यू देगा, सिलेक्शन हो पाएगा। पहले ही राउंड में प्री निकल गया तो आप कॉन्फिडेंस देखो क्या होगा, और फैमिली सपोर्ट देखो, जो मैटर करती हैं। आप मानो ना मानो, ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सेकेंड चीज़, एक बंदा है उसने मेंस का पढ़ा, प्री का 3 महीने पढ़ के गया वो, 3-4 महीने, कि रिजल्ट क्या आना है, प्री फेल, कॉन्फिडेंस डाउन। चलो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं किया कि फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट में दिसंबर तक मेंस का पढ़ा, जनवरी से प्री का पढ़ना चालू किया, मई में प्री फेल, क्योंकि प्रीलिम्स टफ बन चुका है भाई, इतने में नहीं निकलने वाला, प्रीलिम्स फेल, कॉन्फिडेंस और डाउन। जबकि बंदे का मेंस रेडी है, क्या पता रैंक वाला बंदा हो, फॉर एग्जांपल शक्ति दुबे में रैंक 1 आई जबकि प्री नहीं निकल रहा था, पर ये हुआ तब जब उन्होंने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है मेंस रेडी टिल दिसंबर में? सबसे पहले अगर हम फेल हो गए ना प्री में, तो यार अगर हमने पिछले साल मेंस का पढ़ा है दिसंबर तक, तो हमारे पास लास्ट ईयर के नोट्स होंगे, उनको रिवाइज करो। उनको रिवाइज करने में कितना ही टाइम लगेगा, 2-3 वीक्स करके रख लो। अगर अवेलेबल नहीं है, नोट्स नहीं है, तो तुमने मेंस की प्रिपरेशन करी ही नहीं है। अगर लास्ट ईयर आंसर राइटिंग करी है तो टेस्ट लिखता लो, वीक में 1 लिखता लो, या डेली आंसर राइटिंग भी करी है तो
एक टेस्ट लिख डालो। पर हमें जिसने ये करा भी है ना, उसे ये लगता है कि यार मैं तो पिछले साल कर चुका हूँ, प्रीलिम्स के लिए दिसंबर से पढ़ना है, तो यहाँ पे कुछ लेजीनेस में आ जाता है, कुछ और चीज़ें करने बैठ जाता है, प्लान बी, ये टाइम पास, बहुत चीज़ें। फिर दिसंबर आ जाता है जहाँ से सब फिल्म्स के लिए पढ़ना चालू करते हैं। अब दिसंबर में ना आप कुछ कोई सा भी प्लान फॉलो कर लो दिसंबर जनवरी से, किसी भी टीचर का, आपको मैक्स 20 डेज मिलेंगे एक सब्जेक्ट करने में, क्योंकि सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, आईआर, करंट अफेयर, सी सेट, हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी में इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इतना सब्जेक्ट को आपको करना है तो कितना दिन बचेगा आपको? 20 डेज ईच सब्जेक्ट। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है 20 डेज में करना? 20 डेज में आप उस लेवल की पॉलिटी कर पाओगे, उस लेवल की इकोनॉमी कर पाओगे कि आप जो प्रीलिम्स आएगा उसके क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे, करंट अफेयर कवर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर मेंस का पढ़ लिया दिसंबर तक, प्रीलिम्स के लिए जनवरी से पढ़ना चालू किया, तो क्या क्या चीज़ लैग करती हैं? पहले नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है प्रीलिम्स के लिए। अगर नोट्स नहीं बनाए तो जो लास्ट टाइम का, सोचो कि कल एग्ज़ाम है, आज पॉलिटी रिवाइज करनी है, तो तुम लक्ष्मीकांत थोड़ी नहीं उठा के पढ़ सकते हो आज तो तुम्हें शॉर्ट नोट चाहिए ना, तो तुमने बना रखे होंगे लक्ष्मीकांत पढ़ते टाइम। तो लास्ट टाइम रिवीजन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में हमें कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, पर घर जाके वो आ जाते हैं। यही रीज़न है उसका, क्योंकि रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन। सेकंड क्या इशू होता है? प्रॉपर कवरेज ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट की हम प्रॉपर कवरेज ही नहीं कर पाते, और वहीं से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इस साल एक क्वेश्चन था पॉलिटिकल पार्टी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं था, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पूरी पॉलिटी करें हम 15 डेज में अच्छे से। तो हम वही पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमेटी, वहाँ तक तो पीछे तो पहुँचते ही नहीं है, फिर इसको रिवीजन भी करना होता है। सेकंड, करंट अफेयर हमारा छूट जाता है। हम ना तो मंथली मैगजीन करते हैं, ना न्यूज़पेपर करते हैं, इनकी गाइडेंस सुन के लास्ट में पीटी आती है, वो भी इतनी बल्कि हो जाती है, अब 2-2 पीटी वो भी नहीं कर पाते हैं, लास्ट में किसी के शॉर्ट नोट पर रिलाई करते हैं। क्या होगा इससे? फेलियर ही तो आएगा, फेल। चौथा, फोर्थ थिंग, कि इतना कम टाइम है कि हम कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि यार ये आएगा नहीं, जिसकी आपकी ह्यूज कॉस्ट है। एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर छोड़ के चले जाते हैं, एंशिएंट मिडाइवल छोड़ के चले जाते हैं, आईआर छोड़ के चले जाते हैं, कई कई इन्वायरमेंट छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या होगा इससे? फेलियर। फिफ्थ, इतना कम टाइम बचता है, बहुत कम टाइम बचता है, जिसमें कि इतना जीएस को करना है हमें, इतना हम नेगलेक्ट कर देते हैं सी सेट को, जो कि अब एलिमिनेटर बन चुका है। और फाइनली कमेंट क्या आते हैं? स्कोरिंग 100 इन जीएस, फेल्ड इन सी सेट। क्यों? इसलिए ये सब हम जो कर रहे हैं ना, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? बॉर्डर लाइन पे, दोनों पेपर के। और उस बॉर्डर लाइन पे हम क्या हो जा रहे हैं? फेल। इतना ये है जितना मैं अभी तक समझाऊं, और इसमें मेरे को आपकी कुछ इनपुट भी चाहिए, आपके सजेशन भी चाहिए कि एम आई राइट और आई नीड टू डू सम इम्प्रूवमेंट। तो इशू को अगर मैं समराइज़ करूं, तो इशू समराइज़ ये है कि अगर मेंस का पढ़ लिया पहले, आंसर राइटिंग कर ली पहले, प्रीलिम्स फेल हो गए हैं, तो इसको प्लस प्री को साइमल्टेनस पूरे साल भर प्रिपेयर करना है एक साथ। 4 घंटा प्री पढ़ा, 4 घंटा मेंस पढ़ा। दिसंबर तक क्या ऑप्शनल ऐसे एथिक्स पढ़ रहे हो भाई, जब लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। आइदर ये भी नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स ज़्यादा ही टफ बन जा रहा है कि 20-30 मार्क्स से ही छूट जा रहा है, तो पूरे साल भर प्रीलिम्स पढ़ो, अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई करो। सी सेट में भी 90+ आने चाहिए, जीएस में भी 105+ आने चाहिए, ताकि कुछ आंसर डिस्क्रिपेंसी भी रहे यूपीएससी की, तो सेलेक्ट हो जाएं। थर्ड थिंग,
प्रीलिम्स को एज ए क्वालिफाइंग मत देखो भाई, रैंक को बस मेंस और इंटरव्यू से मत देखो। रैंक मेंस इंटरव्यू से आती है सही है, पर उसको लिखने का टिकट प्रीलिम्स क्वालिफाई करके ही मिलता है, जहाँ बहुत सबसे ज़्यादा कंपटीशन है प्रीलिम्स में। 5 लाख पीपल पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, सिलेक्शन होना है 14K का। कंपटीशन देखो, तो इस कंपटीशन को पार करके वो मेंस जो लिखोगे ना, जो इतना करा है वो करोगे। वरना आई नो मोस्ट ऑफ पीपल जिनके 6 बार प्रीलिम्स नहीं हुए पर मेंस के नोट्स रेडी हैं, सब रेडी है, और ये जो सब फेल होना चालू किए ना हम, ये सब यूट्यूब की मिसगाइडेंस है, और ये तब समझ आता है जब हम फेल हो चुके होते हैं खुद। आई होप इससे आपको कुछ इंसाइट मिली होगी, और आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मेरे को कुछ भी सजेशन देना है आप बोल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।